तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 10 के विज्ञान का साल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2024 के सेट नंबर 1 जिसका कोड है IJ, इसमें हमने सॉल्व किया था। इसमें से कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रह चुके थे, उन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखा जाए इस सेट में, तो क्वेश्चन नंबर ग तक, यानी क्वेश्चन नंबर ग तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर ग तक, अब क्वेश्चन नंबर ग के बाद आता है अथवा। क्या आता है? अथवा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो का खा गा 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो कह रहा है उन क्वेश्चन को करिए या अथवा इस 3 को करना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर के ग नंबर देख लिए थे, अब हम लोग अथवा में जो दिए हुए हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए, जो 3 अपक्रिया दिया हुई हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं ये अपक्रियाएँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन अपक्रियाओं को ज़रूर से ज़रूर आपको तैयार करके जाना है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बार बार अपक्रियाएँ पूछी जा रही हैं। तो ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो द्विविस्थापन अपक्रिया का देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं कि A और B, यानी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं A और B एक साथ रह रहे थे। क्या रह रहे थे? एक जोड़ी थी, उसमें थे A और एक थी B, और दूसरी जोड़ी थी, उसमें थी C और D, यानी AB एक साथ रह रहे थे और CD एक साथ रह रहे थे। तो क्या हुआ, AB में से A वाला ने क्या किया, इसमें ताका झांकी करने लगा। क्या करने लगा? ताका झांकी करने लगा। यानी मान लेते हैं कि A चला गया, रहने लग गया C के साथ या तो D के साथ। यानी मान लेते हैं A को हो गया C से प्यार। क्या हो गया? A को हो गया C से प्यार। जब A को C से प्यार हो गया तो क्या किया, A जो है तो B के साथ रहना छोड़ दिया। यानी पहले A और B साथ में रह रहे थे, और कुछ दिन के बाद क्या हो गया, पड़ोस में रह रहे थे C और D। तो A को हो गया पड़ोस में C से प्यार। क्या हो गया? पड़ोस में C से प्यार हो गया। तो क्या किया, A रहने लगा C के साथ। किसके साथ रहने लगा? C के साथ रहने लगा। जब A C के साथ रहने लगा तो B हो गया अकेला, और यहाँ पे D हो गया अकेला। तो B ने सोचा कि A हमारे साथ रह रहा था, तो A चला गया C के साथ, तो हम हो गए हैं अकेले। तो B वाले ने क्या कहा, B वाले ने कहा D से कि चलो तुम्हारा साथी C तुमको छोड़ दिया है और हमारा साथी A हमको छोड़ दिया है, यानी ये दोनों अगर साथ साथ रह रहे हैं तो चलो हम दोनों एक साथ रहते हैं। यानी तब होने गया B और D। यानी इसमें क्या हुआ, पहले A B साथ में रह रहे थे, उसके बाद दूसरा लोग थे उसमें C और D साथ में रह रहे थे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, A रहने लगा C के साथ। जब A C के साथ रहने लगा तो B ने प्लान बनाया कि हम लोग B और D एक साथ रह जाए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई होगा A और B तत्व यानी योगी, और दूसरा योगी होगा C और D, तो ये क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अदला बदली। तो A वाला चला जाएगा C के साथ चला जाए, या तो A वाला D के साथ जा सकता है, यानी किसी के भी साथ जा सकता है, या तो मान लेते हैं हम देख लेते हैं A चला गया D के साथ। जब A D के साथ चला जाएगा तो B चला जाएगा C के साथ। यानी इसमें का इसके साथ चला जाएगा और इसमें का एक इसके साथ रहने लगा। इसमें बस यही है द्विविस्थापन क्रिया। तो क्या करते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अब जैसे देखो, एक हो गया, एक है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। और है सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड थे और कौन थे? सोडियम सल्फेट थे। तो ये है नहीं, अगर देखा जाए तो ये क्या है, A पे प्लस चिन्ह होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। यहाँ पर सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और सल्फेट पे माइनस का चार्ज होता है। यहाँ पर +2 होता है। यानी देखो, बेरियम में +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज होता है, सोडियम में +1 चार्ज होता है और सल्फेट पे माइनस का 2 चार्ज होता है। तो यहाँ से मान लेते हैं इनका हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। तो यहाँ से जब ब्रेकअप हो गया
तो बी हो गया यानी बी ए हो गया अलग और Cl हो गया अलग। इधर इसमें देखें तो इसमें सोडियम हो गया अलग और सल्फेट हो गया अलग। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि प्लस वाला सदैव माइनस वाले के साथ रहता है। तो इसमें प्लस वाला कौन है? तो इसमें प्लस वाला है बेरियम। क्या है? बेरियम। तो बेरियम प्लस वाला है तो जाएगा माइनस वाले के साथ। और इसमें माइनस वाला कौन है? सल्फेट है। तो बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ। तो क्या मिल जाएगा? तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अब क्या बचा है? यहाँ पे सोडियम बचा है, यहाँ पे क्लोरीन बचा है। सोडियम प्लस वाला है, क्लोरीन माइनस वाला, तो सोडियम क्लोरीन के साथ रहने लगेगा यानी NaCl। तो इसमें देखो क्या हुआ, बी ए पहले किसके साथ था? क्लोरीन के साथ था। अब किसके साथ चला गया? सल्फेट के साथ चला गया यानी बी वाला बी और बेरियम सल्फेट एक साथ हो गया। इसमें क्लोरीन किसके साथ था? बेरियम के साथ था। सोडियम किसके साथ था? सोडियम सल्फेट के साथ था। तो क्लोरीन सोडियम के पास चला गया। तो क्या हुआ? मान लेते हैं ये ए वाला था, ये था बी, ये था सी, ये था डी। तो ए किसके साथ चला गया? ए चला गया डी के साथ। ये देखो ए वाला डी के साथ चला गया, बी वाला सी के साथ चला गया। यही तो है देखो, ए डी और बी सी। तो बस इसमें यही होता है। इसमें क्या करते हैं, यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। इसका कर्म लिख के दिखा देते हैं। ये बेरियम क्लोराइड और जब सोडियम सल्फेट की क्रिया कराई गई तो बन गया बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड। ये तो अब क्रिया हो गई। और हमको इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन टिप्पणी का मतलब क्या है? इसको अपने शब्दों में लिखना भी है और समीकरण के द्वारा समझाना भी है। तो हम तो मान लेते हैं समीकरण को ऐसे लिख देंगे, लेकिन आपको हिंदी में लिखना कैसे है? तो चलिए वो बताते हैं कि आपको पेपर में कैसे लिखना ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, यानी ए चला जाता है डी के साथ और बी चला जाता है सी के साथ। इसमें देखा नहीं देखा भी वही। तो जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या करना है, आपको हिंदी में लिख देना है। उसके बाद आपको इसे दिखा देना है कि ए बी और सी डी साथ में थे, तो ए चला गया डी के साथ और बी चला गया सी के साथ। वही लिखा है कि अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। और जब अदला बदली कर लिए तो क्या, यहाँ पे था बेरियम क्लोराइड, अब यहाँ क्या बन गया? यहाँ पर बन गया बेरियम सल्फेट। तो देखो नया पदार्थ बन गया नहीं बन गया? तो वही चीज़ लिखा है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, देखो नया यौगिक बन गया, ये भी नया यौगिक बन गया, तो इस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे हिंदी में लिख देना है। उसके बाद इसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। तो इसको चलिए देखते हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया को कैसे लिखना है, कैसे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया का मतलब क्या है। तो मान लेते हैं आपके पास है अम्ल। क्या है? अम्ल। अम्ल में मान लेते हैं कोई अम्ल ले लो। अम्ल हमने मान लिया है HCl। HCl क्या है? HCl एक प्रकार का अम्ल है। और अम्ल की अपक्रिया हमने करवा दिया क्षार से। किसके? क्षार। अब क्षार में कौन आता है? क्षार में से मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या लिया? अम्ल लिया और क्षार लिया। यानी अम्ल जब क्षार की अपक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएं। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको अलग अलग करेंगे तो H हो जाएगा अलग और Cl हो जाएगा अलग। H पे प्लस एक चार्ज होता है, Cl पे माइनस एक चार्ज होता है। इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज होता है। अब देखो अगर यहाँ से हट गए हैं तो यहाँ से ये H क्या करेगा, यहाँ का H जो है, तो यहाँ H जो क्या प्लस में है तो ये जाएगा माइनस वाले के साथ। किसके साथ जाएगा? माइनस वाले के साथ। इसमें माइनस वाला कौन है? माइनस वाला इसमें OH है। क्या है? OH। तो H चला जाएगा OH के साथ। किसके साथ जाएगा? OH के साथ। अब जब H और OH मिलते हैं तो बन जाता है जल। क्या बन जाता है? जल। यानी जब आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलेंगे तो बन जाएगा जल। तो जल का सूत्र क्या हो गया? H2 हो गया। फिर देखते हैं क्या बचा है। अब यहाँ पे बचा हुआ है सोडियम और क्लोरीन बचा है। तो सोडियम कैसा चार्ज है? प्लस, और क्लोरीन कैसा चार्ज है? माइनस का। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। तो NaCl क्या है? तो NaCl हमने बताया है कि जिसमें H मिलेगा
वो अम्ल होता है। जिसमें OH मिलता है वो क्षार होता है, और जिसमें ना ही H मिले और ना ही OH मिले तो वो होता है लवण। क्या होता है? लवण। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लवण, लवण हो गया। और ये क्या है? ये है जल। यानी जब हम लोग अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इतना हमको इस अपक्रिया के द्वारा पता चला। तो उदासीनीकरण अपक्रिया का मतलब क्या है? तो उदासीनीकरण अपक्रिया का मतलब यही है, आपको लिख देना है जब अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण तथा जल बनता है, और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसको हम आपको लिख करके दिखाते हैं। तो आपको लिखना है उदासीनीकरण अपक्रिया हेडिंग डाल के लिख देना है कि जब अम्ल के साथ किसी क्षार की अपक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। हमने देख लिया कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया करवाए तो लवण बन रहा है और जल बन रहा है। तो ये चीज़ आपको लिख देना पहले। इतना लिखने के बाद आपको बता देना है कि तो इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम अम्ल को और क्षार को आपस में मिला करके अपक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा, और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। बस आपको इतना सा लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, तो मेरी गारंटी है। तो इतना हमने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्या लिखा है? अगली अपक्रिया है योगात्मक अपक्रिया। क्या है योगात्मक अपक्रिया? तो चलिए देखते हैं योगात्मक अपक्रिया का मतलब होता क्या है। अब देख लो, योगात्मक अपक्रिया। तो योगात्मक मतलब क्या है? योग। क्या है? योग। योग का मतलब क्या होता है? प्लस, यानी जोड़ना। योग का मतलब प्लस करना या तो जोड़ना। यानी आपको देख लो, दो लोग आपस में जुड़ जाएं। जैसे मान लेते हैं ए है और बी थे। क्या थे? ए थे और बी थे, आपस में मिल गए, बन गया ए बी। क्या बन गया? ए बी। जैसे एक बॉयज है एक गर्ल्स है, बॉयज की गर्ल्स की कर दिया गया शादी, हो गए एक। क्या हो गए? हो गए वाइफ एंड हस्बैंड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया योगात्मक अपक्रिया। क्या हो गया? योगात्मक। जैसे हमने ले लिया कार्बन को, ले लिया ऑक्सीजन को, मिला दिया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ले लिया हाइड्रोजन को और जल को, बन गया जल। ये सब क्या है? ये सब योगात्मक अपक्रिया है। यानी जब दो लोगों के साथ मिलकर एक तीसरी चीज पदार्थ बने, यानी जब दो तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसको कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। आपको इसको लिखना कैसे है, चलिए आपको बताते हैं आपको कैसे लिख करके आना है। तो आपको लिख देना है योगात्मक अपक्रिया हेडिंग डाल के लिख देना है कि जब दो अभिकारक। अब देखिए अभिकारक का मतलब क्या हो गया, यानी अभिकारक का मतलब क्या होगा, तो हमको बता दें कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बना रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन और देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे थे जल। तो जो तीर होती है, तो तीर के पहले वाले जो होते हैं इन सबको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अभिकारक। यानी जो तत्व अपक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, और तीर के बाद वाले भाग को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक, और अपक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो ए और बी आपस में मिल गए, क्या बन गया? ए बी। तो ए और बी क्या है? ए और बी है अभिकारक और ए बी है उत्पाद। और देखा जाए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गए अभिकारक। इसमें देखा है, इसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये हो गए अभिकारक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया उत्पाद। तो हमने क्या किया है देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यानी जो तंत्रिका कोशिका होता है, तो तंत्रिका कोशिका का एक और नाम होता है, वो क्या होता है? न्यूरॉन। यानी तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। तो कह रहा है तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, इन चित्र बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी 4 नंबर का है तो 2 + 2 दिया है। इसका मतलब ये है कि 2 नंबर आपके चित्र के हैं और 2 नंबर आपके कार्य जो लिखेंगे उसके। यानी आपको क्या करना है? चित्र बनाना है, उसके बाद इसको बताना है। चलिए हम आपको पहले चित्र फिगर बनाकर दिखाते हैं। तो ये है
तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका का संरचना है, यानी इसको तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं और इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। यानी इसके दो नाम हैं, तंत्रिका कोशिका को हो या न्यूरॉन को, बात बराबर है। तो आपको ऐसा फिगर बना देना है, इस पर दिखा देना है जो इधर की तरफ ये जो लाइनें निकली होती हैं इसको कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं? द्रुमिका। और बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। फिर दिखा देना कि एक केंद्रक है और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका काय। क्या कहते हैं? कोशिका काय। और ये यहाँ पे जो देखो बॉक्स जिससे बना होता है इसको कहते हैं तंत्रिकाश। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है इसको कहते हैं तंत्रिकाश। यानी बता देते हैं हमको कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है इसको कहते हैं तंत्रिकाश। क्या कहते हैं? तंत्रिकाश। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सान। इंग्लिश में कहते हैं एक्सान। यानी आपको एक्सान भी कभी हिंदी भी दे सकता है और इंग्लिश भी पूछ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और जो लास्ट में ऐसे दिखाई देती है संरचना, तो इनको कहते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। क्या कहते हैं? तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो आपको क्या करना है? ऐसा फिगर बना देना है और ऐसा फिगर बनाएंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इस फिगर के। तो ऐसे चित्र बनाने के बाद 2 नंबर आपको ले लेना है आराम से, केवल फिगर बनाने के ही 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो फिगर बन जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है? लिख देना है इसके बारे में। तो लिखना क्या है? तो इसमें कह रहा है कि संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो चित्र बना दिए। फिर कह रहे हैं इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, इसके क्या कार्य हैं, न्यूरॉन क्या काम करता है, तो इसको कार्य को बताना है कि कार्य क्या करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कार्य करता है। तो क्या करना है? आपको पहले हेडिंग डालना है कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के कार्य, यानी इतनी हेडिंग डाल करके आपको लिख देना है। अब क्या लिखना है? तो पहली लाइन आपको लिख देना है कि जो बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण मतलब क्या है? हमारे शरीर के बाहर, यानी वायुमंडल से या हमारे शरीर के बाहर से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदलना। इसका मतलब क्या है? यानी बाहर से मान लेते हैं हमारे शरीर में देखो संवेदी अंग होते हैं। कितने संवेदी अंग होते हैं? तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। उनके क्या क्या नाम होते हैं? तो पहला संवेदी अंग है, यानी संवेदी अंग की बात करें तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये संवेदी अंग होते हैं। तो इन संवेदी अंगों को जो सूचना मिलती है, क्या होती है? सूचना मिलती है। तो लिखा है कि बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदलना। यानी जो संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंगों को संवेदना मिलती है। क्या मिलती है? संवेदना। अब संवेदना का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग बैठे रहते हैं, तो हम लोगों के पीछे से कोई टच करता है तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं। क्योंकि यानी पीछे में कोई टच किया तो हम लोग क्या किए? पीछे मुड़कर देखने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक संवेदना हमको प्राप्त हुई कि पीछे आपको कोई बुला रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तो ये लिखा है कि बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदलना। यानी जो संवेदना हमको मिलती है उसको क्या करते हैं? विद्युत आवेग में बदल देती है। कौन बदलती है? ये न्यूरॉन। फिर अगला देखते हैं कार्य क्या है इसका। तो अगला कार्य आपको बता देना है इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों मस्तिष्क से या मेरुरज्जु के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। यानी तंत्रिका कोशिका का दूसरा कार्य क्या है कि पहला काम इन्होंने क्या किया? जो संवेदी अंगों से जो सूचना मिली है नहीं, उसको क्या करेगा? विद्युत आवेग में बदल देगा। यानी जब विद्युत आवेग में बदल देगा तो विद्युत आवेग में बदलने के बाद हमारे शरीर में 2 प्रमुख अंग होते हैं। कौन? एक मस्तिष्क, एक मेरुरज्जु। यही 2 क्या करते हैं? हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। तो क्या हुआ? पहले इन्होंने क्या किया? विद्युत आवेग में बदल दिया। फिर क्या करेगा? इन जो विद्युत आवेग होते हैं तो इन विद्युत आवेग को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन? मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाएगा। पहुंचाने का काम क्या कौन करेगा? यही तंत्रिका कोशिका कहती है। तो आपको लिख देना है कि इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों मस्तिष्क या मेरुरज्जु के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। इसका दूसरा कार्य हो गया। अब तीसरा कार्य देखते हैं क्या है। तो तीसरा कार्य इसका है कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेश को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई सूचना थी तो पहले सूचना को क्या किया? विद्युत आवेग में बदल दिया। फिर विद्युत आवेग में बदलने के बाद उस विद्युत आवेग को ले जाती है मस्तिष्क के पास या तो ले जाएंगे मेरुरज्जु के पास। जब मस्तिष्क या मेरुरज्जु के पास ले जाएंगे तो मस्तिष्क सोचे विचारेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब सोच विचार लेगा फिर उस संदेश को विभिन्न अंगों तो लाएगा। कौन लाएगा? यही तंत्रिका कोशिका लाती है। तो वही लिखा है कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। जैसे डाकिया काम क्या होता है?
कोई सूचना होती है बाहर से, नहीं बाहर जो होता है उसको क्या लेते हैं, लोगों के पास रहते हैं। लोगों का पत्र जो एप्लीकेशन क्या होता है, आगे लेकर जाते हैं, वही काम है इसका। पहले उन्होंने क्या किया, डाकिया पहले सामान पहुंचा दिया, फिर क्या किया, सामान ला रहा है वही चीज़ लिखा है। दूसरा काम सामान को लेकर जाना। तीसरा काम क्या है, फिर आदेश को यानी सामान को वहाँ से लाना, ये क्या है, तीसरा काम हो गया। अब देखते हैं चौथा काम क्या है इसका। अब चौथा काम क्या है, तो चौथा काम जो है वो है सजीव के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। इसके कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सजीव होते हैं, जो सजीव के शरीर में जो कार्य होते हैं, नहीं जो अंग होते हैं, क्या होते हैं, अंग। तो अंगों को क्या करता है, ये हम हमेशा समझा बुझा के रखता है, यानी सबको यही कहता है कि एक साथ काम करो, यानी क्या करता है, समन्वय। समन्वय का मतलब ये है कि सभी लोगों को एक साथ काम करो, यानी जो शरीर के अंदर के जो अंग हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करने का यानी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका करती है। तो आपको चौथे में लिख देना है कि सजीव के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी आपको क्या करना है, 4 कार्य लिख देना है और आपको फिगर बना देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।